हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स 2, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो लिमिटेशन है थर्मोडायनामिक्स का उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वेन एवर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी will disappear into one form, then exactly an equivalent amount of energy will reappear into another form. और थर्ड लॉ कहता है it is impossible to make a perpetual motion machine of first kind. तो ये तीन चार लॉज है बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे हमारा एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स हुआ। पहला हमने बोला कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय, और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक फॉर्म में डिसअपियर होता है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी अदर फॉर्म में रीअपियर हो जाता है। ठीक है, और परपिचुअल मोशन मशीन हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होता था कि हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स आने लगा। तो ये प्रॉब्लम्स जैसे हम लोग यहाँ पर उसको डिस्कस कर सकते हैं, जिसका ये वो प्रॉब्लम्स को ही हम लोग लिमिटेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है फर्स्ट लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स का कि फर्स्ट लॉ एस्टैब्लिशेस establishes the relationship between the amount of heat absorbed and work done by the system in a given process। मतलब कोई भी सिस्टम है वो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। मगर बट इट पुट नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये जो थर्मोडायनामिक्स है फर्स्ट लॉ, मगर ये फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता है कि हीट का जो फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वेदर इट विल फ्लो फ्रॉम हायर एनर्जी पार्ट टू लोअर एनर्जी पार्ट और लोअर एनर्जी पार्ट टू हायर एनर्जी पार्ट। तो इस बात का वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिया गया। सेकेंड पॉइंट कहता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो एनर्जी होता है रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड चेंज ऑफ स्टेट। मतलब कोई भी स्टेट चेंज हो रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कुछ भी प्रोसेस कैरी हो रहा है, तो उसमें कहता है कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एन स्पेसिफाइड चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, बट इट डज नॉट टेल वेदर दिस स्पेसिफाइड चेंज इंक्लूडिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसा जो स्पेसिफाइड चेंज हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसमें कहता है कि केमिकल रिएक्शन कैन अकर साइमल्टेनियसली मतलब कि साइमल्टेनियसली नहीं, स्पॉन्टेनियसली मतलब कि फिजिबिलिटी। तो इस टाइप के जब हम लोग देखेंगे कि इस टाइप का, यानी कि जब हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और वो स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है अगर वैसा सिस्टम उस टाइप का अगर कंडीशन किसी केमिकल रिएक्शन पर अप्लाई किया जाए तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो सकता है क्या? ये बात नहीं बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसलिए ये हमारा लिमिटेशन है। इसको एक बार और मैं समझा देता हूँ। मतलब फर्स्ट लॉ के हिसाब से कहता है कि आइसोलेटेड मतलब कोई भी सिस्टम है जिसका कि एनर्जी और ना ही मास कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता विद सराउंडिंग, वैसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसका एनर्जी जो है कांस्टेंट रहता है किसी भी स्पेसिफाइड चेंज के समय में। लेकिन अगर ये चेंज जो है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो और वो सिस्टम आइसोलेटेड हो, तो वहाँ पर ये जो आपका जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं होगा, ये बात थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से क्लियर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, ये कहता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा, हीट, जो कि कहता है विच कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कंप्लीटली। ठीक है, मतलब कि ये जो हीट है इसको कंप्लीटली एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीट है, इसको हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीट जितना भी होगा उसको हम लोग कंप्लीटली जो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर अनदर फॉर्म में टोटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
तो ये हमारा एक और लिमिटेशन हो गया। तो ये टोटल 3 लिमिटेशंस है जो कि थर्मोडायनामिक्स में है, और इसी के कारण जो हम लोग को नीड हुआ सेकेंड लॉ का, और यहाँ से हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जन्म होता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये टोटल 4 पॉइंट्स है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट कहता है इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अभी हमने लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया था, जो कि वो ये नहीं बताता है कि एनर्जी जो है किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, बट थर्मोडायनामिक्स का जो सेकेंड लॉ है वो हमको ये बताता है कि एनर्जी जो है किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। सेकेंड, इट हेल्प अस टू नो द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। थर्ड कहता है इट हेल्प अस to calculate the maximum fraction of heat that can be converted into work in a given process। किसी भी प्रोसेस में कितना अमाउंट ऑफ हीट है जो कि वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम लोग यहाँ इस सेकेंड लॉ के हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कार्नोट थ्योरम और कार्नोट इंजन के को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट वेदर अ गिवन प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली। ये भी बताता है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज कार्नोट साइकिल।